पिछले लेक्चर्स में अपन एसिड बेस पढ़ रहे थे। एसिड बेस के बारे में अपन ने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, यानी कि आपके जितने सिलेबस में है लगभग 5 या 6 कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके है ना, जब आप एसिड बेस पढ़ोगे तो हर जैसे जैसे साइंटिस्ट आए उन्होंने अपनी अपनी थ्योरियाँ दी है ना, अलग अलग थ्योरियों का निर्माण किया। तो अपन ने पढ़ लिया क्लासिकल थ्योरी जो पहले पुराने जमाने में चली आ रही थी कि एसिड कैसे होने चाहिए, स्वाद का कुछ उनकी कुछ वो आपके वो प्रॉपर्टीज किस तरीके से थी, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर उन्होंने बताया कि ये इस तरीके के होंगे तो वो एसिड होंगे। क्योंकि इतना उस टाइम इतना ही केमिस्ट्री में डेवलप नहीं हुआ था ना, केमिस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हुई थी उस टाइम। लेकिन फिर जैसे जैसे खोज की गई तब आरएनएस कॉन्सेप्ट आता है। आरएनएस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, और फिर ब्रनस्टैंड आता है, फिर आपके आता है लुईस आता है, इस तरह सोलवेंट इफेक्ट आता है, फिर आपके लक्स फ्लड आता है ना। तो इस तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट का निर्माण हुआ। अलग अलग कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि किसको अपन एसिड बोलेंगे और किसको बेस बोलेंगे। ओके, तो आज अपना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं थोड़ा पुराना जो पहले वाले वीडियो में अपने कवर किया था एसिड बेस क्या है वो बता देती हूँ कि क्या क्या आप पढ़ रहे थे उस टाइम अपन, यानी कि अपन पढ़ रहे थे आरएनएस कॉन्सेप्ट। आरएनएस कॉन्सेप्ट इसने क्या कहा था, एसिड कौन सा होगा जो H+ डोनेट कर दे, ये कहा था। और बेस कौन सा होगा जो OH- डोनेट करे, यानी कि जो H+ दे दे उसे एसिड और जो OH- दे दे उसे बेस कह रहे हैं। फिर आते हैं अपने कौन, ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। ये क्या था आपके, इसमें एसिड की डेफिनेशन क्या थी आपकी, जो H+ डोनेट करे, यानी कि लगभग आपके आरएनएस में जो एसिड की डेफिनेशन थी वो और जो ब्रोंस्टेड के अंदर एसिड की डेफिनेशन है वो सेम है। ओके, और बेस किसे बोल रहा है, जो H+ एक्सेप्ट करे, है ना, एक्सेप्ट करे उसे अपन बोल रहे हैं कि बेस। इस तरीके से अपन इनकी डेफिनेशन भी देख ली थी, कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए थे किस तरीके। फिर लुईस आते हैं अपने। लुईस क्या बोलते हैं एसिड के बारे में, जो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें। ओके, यहाँ देखो डेफिनेशन आपकी चेंज हो जाती है। इतनी देर तो आपके किसके टर्म्स में आ रही थी, प्रोटॉन और OH के टर्म्स में आ रही थी। यहाँ पर प्रोटॉन के टर्म्स में अपन डेफिनेशन दे रहे थे, लेकिन लुईस ने डेफिनेशन ही चेंज कर दी। डेफिनेशन चेंज करके इसने कहा कि जो एसिड वही होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर। और बेस किसे कहते हैं अपन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही एक्सेप्ट करेगा। अगर मान लो कि किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन्स है वो क्यों एक्सेप्ट करेगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो नहीं करेगा। इसमें बोल सकते हैं एक तरीके से जिसके अंदर ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, यानी कि उसका अष्टक अपूर्ण हो, उसे अपन बोल सकते हैं एसिड। और जिसके अष्टक में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो उसे बोल सकते हैं बेस, या अष्टक जिसका कंप्लीट हो, या जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो या माइनस चार्ज प्रेजेंट हो तो उसे अपन बेस बोलेंगे। और एसिड जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, यानी कि कोई कैटाइन प्रेजेंट हो, साथ में उसके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन से थे, बोरॉन फैमिली है आपके। बोरॉन फैमिली आपके क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होती है। जब इसके निर्माण होता है जैसे BH3 हो गया, BF3 हो गया, इस तरीके से क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं होता। बोरॉन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, बेस ही देगा इसे। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि आपकी क्या है, एसिड है। तो ये अपन की थ्योरियां कंप्लीट कर ली थी, 3 थ्योरियां है ना। अब अपन पढ़ेंगे इसके अंदर सॉल्वेंट इफेक्ट। ओके, अब और एक बात बता देती हूँ मैं आपको कि लुईस एसिड और बेस के अंदर जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो आपके एडक्ट प्रोडक्ट बनता है। एडक्ट प्रोडक्ट के बारे में अपन ने पढ़ा था कि उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना चाहिए, तभी अपन उसे एडक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ सॉल्वेंट इफेक्ट। आपके सॉल्वेंट इफेक्ट एक तरीके से बोल सकते हैं, सॉल्वेंट कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है और सॉल्वेंट इफेक्ट भी बोला जाता है। ओके, तो सॉल्वेंट का इफेक्ट देखेंगे क्या है क्या नहीं
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और यह कौन से होंगे आपके एक्वस सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्वेंट। कोई सा भी सॉल्वेंट आपके हो सकता है। आपके मान लो अगर आप कोई रिएक्शन करवाते हो या किसी ना किसी माध्यम में एसिड या बेस को रखा जाता है, वो उसके अंदर कैसा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसी के आधार पर अपन बताते हैं कि आपका एसिड होगा या बेस होगा, है ना। अगर जैसे आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ, अमोनिया है NH4+, अमोनिया वाटर की प्रेजेंस में, अगर अमोनिया को वाटर में साथ मिलाया जाए प्लस वाटर H2 में मिलाया जाए तो किसकी तरह बिहेव करेगा अमोनिया, यहाँ करेगा ये बेस की तरह बिहेवियर। ओके, बेस की तरह बिहेवियर करेगा। और अगर मेरे पास मान लो HCl है, मान लो मेरे पास वाटर में HCl है, वाटर में HCl है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर मैं वाटर में HCl मिला रही हूँ या HCl को वाटर का माध्यम दे रही हूँ, ये मीडियम दे रहे हैं अपन वाटर का, वाटर मीडियम है HCl के लिए, तो HCl किसकी तरह बिहेव करेगा, ये आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की तरह बिहेव करेगा। मतलब कि आपकी किसकी तरह, स्ट्रॉन्गेस्ट प्रबलता अम्ल की तरह, अम्ल की तरह बिहेवियर करेगा, है ना। और अगर मैं इसका माध्यम चेंज कर दूं, चेंज क्या कर दूं, अगर मैं इस HCl को बेंजीन की प्रेजेंस में ले रही हूँ, है ना, बेंजीन माध्यम ले रही हूँ और फिर HCl को ले रही हूँ, तो ये HCl किसकी तरह बिहेव करेगा, आपके एक न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा, ये उदासीन बोलेंगे। इस कंडीशन में अपन बोलेंगे कि आपके उदासीन हो गया बेंजीन। और अगर मैं किसी और माध्यम ले रही हूँ मैं HCl को, तो है ना वो उसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी, है ना। तो अपन सॉल्वेंट के हिसाब से देखते हैं कि आपके क्या होता है कि जब जब कोई सॉल्वेंट नया लेते हैं, किसी भी एक स्पीसीज है, मान लो अपन HCl ही ले रहे हैं, HCl के साथ जब H2O ले रहे थे तो एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा था। और अगर मैं आपके CH3COOH के साथ HCl को ले लेती हूँ, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, आपके एक वीक एसिड की तरह बिहेव करने लग जाएगा HCl। यानी कि अगर मैं CH3COOH की प्रेजेंस में HCl को ले रही हूँ, तो इस HCl का बिहेवियर किसकी तरह हो जाएगा, वीक एसिड की तरह, वीक एसिड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अपन बताते हैं कि सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है। आपके सॉल्वेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब जब आप किसी भी स्पीसीज को किसी ना किसी विलायक के माध्यम में रखते हो या किसी सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है, उसमें अलग अलग सॉल्वेंट्स में जब एक ही स्पीसीज को रखा जाता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, यानी कि उसकी प्रकृति में चेंजेस आ जाते हैं। वो जिस तरीके का था वो वैसा ना रहकर किस तरीके का हो जाता है। देखो आपके जैसे CH3COOH की प्रेजेंस में HCl को रख रहे थे, मान लो इस तरीके से नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको अलग से बताती हूँ। अगर मेरे पास 3 बीकर है, ये 3 बीकर है, मैंने इसमें लिया H2 मीडियम है ना, और इसमें लिया CH3COOH और इसके अंदर लिया C6H6, है ना, बेंजीन ली। अब मैं इन तीनों बीकर में क्या कर रही हूँ, एसिड डाल रही हूँ। अपन को पता है एसिड ही है, पर एसिड ही बोलते हैं इसे। अगर मैं इसमें HCl ऐड कर रही हूँ तो HCl, फिर इसमें भी HCl ऐड कर रही हूँ और इसमें भी HCl ही ऐड कर रही हूँ। समान क्वांटिटी ले रही हूँ, इसकी भी समान है तो दोनों की समान ले रही हूँ। अब इनकी pH ज्ञात करते हैं अपन, pH। तो क्या होता है कि ये तो pH से पता लगता है कि ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। मान लो इसकी pH आपके पास 1 आ रही है, तो इसकी क्या हो जाएगी, वीक एसिड है तो किसके आसपास होगी, 5 या 6 के आसपास इसकी pH होगी। और ये क्या उदासीन है तो इसकी pH की कितनी हो जाएगी, 7 के आसपास हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं, देखो इसी के आधार पर याद किया जाता है कि सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट है। अगर तीनों में क्या है, HCl तो सेम है, यानी कि जो अपना एसिड था वो तो सेम है, चेंज क्या किया अपन ने, उसका सॉल्वेंट
किया, तीनों के अंदर सॉल्वेंट चेंज किया। एक के अंदर अपन ने H2O लिया, दूसरे के अंदर अपन ने CH3COO लिया और तीसरे के अंदर अपन ने क्या किया, बेंजीन लिया। बेंजीन की प्रेजेंस में वही HCl किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक उदासीन स्पीसीज की तरह बिहेव कर रहा है। और जबकि आपके पास CH3COO की प्रेजेंस में एक वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और फर्स्ट के अंदर जब आप H2 की प्रेजेंस में HCl ले रहे हो तो उस कंडीशन में वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने लग जाता है। ओके, तो इस तरीके से अपन ज्ञात करते हैं कि आपका एसिड किस तरीके से बिहेव करता है किसकी प्रेजेंस में। ओके, इसी प्रकार में अगर आपके पास कोई दूसरा एग्जांपल लेती हूँ जिसकी अपन देखते हैं उसके अंदर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट आता है ना, आपकी स्पीसीज तो सेम होगी, वो की वही रहेगी। अब मान लो जैसे कि मेरे पास है H2O है, H2O एक मीडियम हो गया यानी माध्यम है आपका। इस माध्यम की प्रेजेंस में मैं क्या ले रही हूँ, CH3COOH ले रही हूँ। तो ये CH3COOH किसकी तरह बिहेव करेगा, आपके वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा, वीक एसिड की तरह। बट अगर मैं इसका माध्यम चेंज कर देती हूँ, H2O ना लेकर मैं HF ले रही हूँ, है ना, या HCl ले लूँ, HF ले लूँ या HCl ले लूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहा था किसकी प्रेजेंस में, आपके H2O की प्रेजेंस में। जब मैं इसके अंदर चेंज कर देती हूँ, सॉल्वेंट ही चेंज कर देती हूँ, तो वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, वीक बेस की तरह, वीक बेस की तरह, यानी कि दुर्बल क्षार की तरह, दुर्बल क्षार की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ओके, इसीलिए देखा आपने कि सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है, जब किसी स्पीसीज को किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रखते हैं तो उसका नेचर ही चेंज हो जाता है, यानी कई बार वो किसी एसिड की तरह बिहेव करती है, कई जगह वो बेस की तरह बिहेव करने लग जाती है। इसीलिए ये इफेक्ट सबसे कारगर साबित होता है आपके एसिड बेस को ज्ञात करने के लिए, है ना। इसके थ्रू अपन इजीली ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए उस कंडीशन में कि आपके पास जो सॉल्वेंट है वो कौन सा है। सॉल्वेंट का अगर नेचर पता होगा तो उस कंडीशन में अपन बता सकते हैं कि आपके एसिड होगा या बेस होगा। ओके, अब अपन देखेंगे सॉल्वेंट्स के टाइप्स कितने होते हैं आपके। अब अपन ने देख लिए सॉल्वेंट तो ले लिया अपन ने, सॉल्वेंट क्या हो सकते हैं, H2O, HF, CO2, CO या H2SO4। ओके, और क्या हो सकते हैं, अमोनिया हो गया, NH3, HNO3 हो गया, N2O5 हो गया। इस तरीके से कई प्रकार के सॉल्वेंट हैं आपके जिनकी प्रेजेंस के अंदर कोई भी स्पीसीज अपना नेचर चेंज कर देती है। तो अपन वन बाय वन स्टडी करेंगे कि किस तरीके से आपके कितने प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं और इन सॉल्वेंट्स के अंदर क्या चेंजेस है, क्या ये किस तरीके का नेचर रखते हैं। कोई आपके मान लो प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, कोई प्रोटॉन त्याग रहा है, या कोई आपके उभय प्रोटोनिक होगा, वो इस तरीके से अपन यहाँ देखेंगे। ओके, अपन देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट के कितने प्रकार के आपके सॉल्वेंट हो सकते हैं, आपके किसके नेचर के आधार पर रखा गया है, इनको प्रोटोन के आधार पर कि प्रोटोन ग्रहण करेगा त्यागेगा, उसके आधार पर अपन बताएंगे कि आपके कितने प्रकार के प्रोटोन विलायक होते हैं। ओके, तो आपके सॉल्वेंट 4 प्रकार के होते हैं, है ना। 4 प्रकार के सॉल्वेंट्स को 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। ओके, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ सॉल्वेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, 4 प्रकार की कैटेगरी में इनको रखा गया है। फर्स्ट है आपके प्रोटोन ग्रहाई विलायक, प्रोटोन ग्रहणी विलायक। सेकेंड है आपके प्रोटोन दाता विलायक। थर्ड है आपके
विलायक होगा आपके, जो प्रोटोन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, किससे, जिस स्पीसीज में इसे रख रहे हैं उसमें से ये क्या करेगा, प्रोटोन ग्रहण कर लेगा। यानी कि अपन कह सकते हैं ये वो कौन सा सॉल्वेंट होगा जो एक्सेप्टर करेगा, प्रोटॉन्स एक्सेप्टर। मैं प्रोटॉन्स को H+ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ओके। एक्सेप्टर जो प्रोटोन को ग्रहण कर लेगा उसे प्रोटोन ग्राही विलायक कहते हैं। और प्रोटोन दाता विलायक किसे कहते हैं, जो प्रोटॉन्स को, जो विलायक प्रोटोन को त्यागेगा। विलायक की देखो आपके प्रोटोन ग्राही विलायक दाता उभय प्रोटोनिक ये प्रकृति आपकी केवल सॉल्वेंट की है। आप है ना इसे ये मत समझना कि आपकी जो स्पीसीज दी गई है उसका नेचर है, ओके, उसका नहीं है। अगर ये मान लो कोई स्पीसीज इस तरीके के सॉल्वेंट में रखी गई है तो वो ये क्या करेगा, उस स्पीसीज में का अगर उसमें प्रोटॉन होगा वो ले लेगा, है ना, तो उसके आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया। और प्रोटोन दाता जो प्रोटोन डोनेट करेगा यानी कि वह उस स्पीसीज को देगा, यानी कि दे देगा अपना प्रोटोन। उभय प्रोटोनिक ले भी सकता है और दे भी सकता है, ओके। अपन कह सकते हैं ले भी सकता है, ले भी, प्रोटॉन की बात हो रही है, ओके। प्रोटॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है, तो इस तरीके से आपकी क्या हो गया, इसका टाइप हो गया। अब एप्रोटिक के नाम से पता चल रहा है, एप्रोटिक का मतलब क्या होता है आपके, एप्रोटिक का मतलब कि ना तो लेगा ना देगा, है ना, ना तो लेंगे और ना ही देंगे, ओके। तो इस तरीके से अपन सॉल्वेंट्स के प्रकार पढ़ रहे हैं। सॉल्वेंट्स के प्रकार में अपन ने देखा कि आपके 4 प्रकार के होते हैं, सॉल्वेंट का नेचर आप इस तरीके से आप बोल सकते हो कि एक तरीके से सॉल्वेंट का नेचर होता है। एक होता है प्रोटोन ग्राही विलायक, जो प्रोटोन को ग्रहण करता है, वो सॉल्वेंट का नेचर, उस सॉल्वेंट का नेचर ही क्या आपके प्रोटोन को ग्रहण करेगा। दूसरा है प्रोटोन दाता, कि ये केवल प्रोटोन देगा ही आपके। थर्ड आपके उभय प्रोटोनिक विलायक, उभय का मतलब क्या होता है, दोनों ही तरीके की पॉसिबिलिटीज है, देगा भी लेगा भी, है ना। और एप्रोटिक का मतलब होता है ना तो कोई वो सॉल्वेंट प्रोटोन देगा और ना ही लेगा। अब अपन देखेंगे इनके कुछ एग्जांपल्स, उन एग्जांपल्स से आपको कंफर्म हो जाएगा कि है क्या ये आखिर, है ना। तो अब आपकी बात आती है प्रोटोन ग्राही विलायक कौन कौन से हैं। प्रोटोन ग्राही विलायक कौन से होंगे आपके, जैसे एल्कोहल हो गया आपके, है ना, एल्कोहल, पिरिडीन हो गया, एमीन हो गया, है ना, एक एमीन हो गया, लिख देती हूँ। प्रोटोन ग्राही कौन से हो गए, एल्कोहल हो गया, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को ले लेते हैं उस स्पीसीज से। एल्कोहल हो गया, एमीन हो गया और पिरिडीन हो गया, ओके। और प्रोटोन दाता कौन से होंगे, जिनके पास, भाई प्रोटोन दाता कौन से होंगे, जिनके पास प्रोटोन होंगे वो ही देंगे। अगर जिसके पास प्रोटोन है ही नहीं तो वो देगा क्या, तो प्रोटोन दाता कौन से जाएंगे आपके, जिनके अंदर प्रोटोन होगा, तो H2SO4 होगा और H2SO4, HCl, HNO3, HNO3, ये क्या करेंगे, प्रोटोन दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्या हाइड्रोजन है तो ये प्रोटोन दे सकते हैं, ओके। और उभय प्रोटोनिक का मतलब क्या है, जो ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो आपके जो सदाबहार जो एग्जाम्पल रहता है दुनिया में सभी जगह चर्चित रहता है वाटर, आपका वाटर H2 ले भी सकता है और दे भी सकता है। और कौन सा हो गया, अमोनिया हो गया। अब बात आती है कि एप्रोटिक सॉल्वेंट ना तो लेगा ना देगा, अगर किसी के पास होगा ही नहीं तो लेगा भी नहीं देगा भी नहीं। कौन सा हो गया, CCl4 हो गया, CH2 होगा। अब देखो इनमें ना तो प्रोटोन है ना लेने की इनके पास जगह है, इसके पास ना तो प्रोटोन है ना इसके पास जगह है लेने की प्रोटोन। जब इसके पास जगह ही नहीं है लेने देने की तो ना तो लेगा ना देगा, इसीलिए इन्हें कहा जाता है एप्रोटोनिक सॉल्वेंट, ओके। तो इस तरीके से ये 4 प्रकार के प्रोटॉन्स को मैंने बता दिया, सॉरी विलायक के प्रकारों को बता दिया कि किस तरीके से इन्हें डिफाइन किया जाता है। अब अपन पढ़ेंगे कुछ टर्म्स पढ़ेंगे कि होते क्या है आपके, है ना,
और क्या किस तरीके से अपन इन्हें बांट सकते हैं, या कुछ वर्ड हैं जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। ओके, जैसे समतलीय विलायक और विभेदी विलायक क्या होते हैं। समतलीय विलायक और विभेदी विलायक, इस आप ऐसे बोलोगे जब इन्हें विलायक का ही नाम दे दिया है तो इन्हें टाइप्स में भी बता सकते हैं, लेकिन उन्हें टाइप्स में तो केवल ये 4 प्रकार के प्रोटोन विलायकों को यूज किया जाता है। जो समतलीय विलायक और विभेदी विलायक है उन्हें अपन एक तरीके से विलायक तो बोलते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी कुछ चेंज हो जाती है, यानी कि कुछ रिएक्शन पार्ट आ जाता है उनमें, उससे रिएक्शन के थ्रू ही उन्हें समझाते हैं अपन। ओके, समतलीय विलायक और विभेदी विलायक, इनके बारे में पढ़ेंगे। होते क्या है, क्या इनसे प्रूफ होता है, किस तरीके से अपन इन्हें पहचान सकते हैं कि ये सॉल्वेंट कौन से होते हैं आपके, है ना। अब आपके समतलीय विलायक जो लिखा हुआ है इसमें लेवलिंग इफेक्ट भी कहते हैं। लेवल यानी कि लेवल्स, लेवलिंग मतलब होता है जिनके लेवल समान हो। अब लेवल समान कब होंगे, देखो मैं बताती हूँ आपको। अगर सभी एसिड, मान लो कोई सा भी एसिड है आपके, ऑल एसिड है ना, यानी सभी एसिड क्या करेंगे, किसी बेस की प्रेजेंस में समान बिहेवियर करेंगे। मैं हिंदी में लिख देती हूँ, सभी एसिड किसी बेस की प्रेजेंस में समान व्यवहार करते हैं, यानी कि जो आपके एसिड है वो किसी भी बेस की प्रेजेंस में रखो। मान लो आपके कोई सा भी एसिड हो गया, जैसे CH3COOH है, CH3COOH है एक तो आपकी, और एक है आपके HNO3, है ना। अगर देखा जाए तो इनमें देखा जाए तो ये तो इनसे इससे स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपके क्या वीक एसिड है। तो इन एसिड को अगर मैं NaOH की प्रेजेंस में रख रही हूँ, NaOH की प्रेजेंस में रख रहे हैं, तो क्या होगा, H2 आएगा निकलेगा, प्लस इसमें और क्या हो सकता है, CH3COONA बनेगा, और इसमें क्या होगा आपके H2 निकल जाएगा, इसमें भी H2, और क्या बनेगा आपके यहाँ से H2 NaNO3 बन जाएगा। मतलब ये कहना चाह रही हूँ, इन दोनों एसिड को जब बेस की प्रेजेंस में रखा जाता है तो ये एसिड की तरह ही बिहेव करते हैं, है ना, बेस की तरह बिहेव नहीं करते। अगर इन दोनों को इस NaOH की प्रेजेंस में रखा जाता है तो ये समान बिहेव करते हैं, यानी समान व्यवहार करते हैं, यानी कि इनके व्यवहार में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ये दोनों एसिड है तो एसिड की तरह ही बिहेव करेंगे बेस की प्रेजेंस में, है ना, नहीं आ रहा इनके चेंजेस कुछ भी, क्योंकि है एसिड ये। जब NaOH की प्रेजेंस में रख रहे हैं तो एसिड की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। कैसे, दोनों ही क्या बना रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल बना रहे थे, और दोनों ही क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं। यानी आपकी जब एसिड बेस की रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनता है आपके, सबको पता है, जब एसिड बेस की रिएक्शन करवाई जाती है, किसी भी एसिड हो या कोई सा भी बेस हो, उनकी रिएक्शन करवाई जाती है, एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई जाती है, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करवाई जाती है, तो क्या निर्माण होता है, H2 प्लस सॉल्ट, यही होता है। किसी भी एसिड की करवा लो या किसी भी बेस की रिएक्शन करवा लो, इसे अपन बोल सकते हैं एक उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके, अब अपन बोल रहे हैं कि अगर किसी एसिड का, दोनों एसिड है, दोनों एसिड की रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो ये एसिड की तरह ही बिहेव करेंगे आपके, मैं ये बोलना चाह रही हूँ आपको। अगर आप अब जैसे विभेदी विलायक क्या होते हैं, इससे समझ में आ जाएगा कि इनमें क्या प्रॉब्लम है। विभेदी विलायक इसे कहते हैं, अगर आपकी मान लो आपने एक रिएक्शन पढ़ी है जो बहुत ज्यादा आई थी अपने,
यानी आती रहती है, हर एक चैप्टर में रिएक्शन थी वो नाइट्रीकरण। ये रिएक्शन थी, सबने पढ़ी है ये रिएक्शन। नाइट्रीकरण क्या होता है? जब बेंजीन की रिएक्शन HNO3 प्लस H2SO4 से करवाते हैं तो क्या बनते हैं आपके पास? कोई और तो मेरा नाइट्रो कंपाउंड बनते हैं, यही होता है या कुछ अलग होता है? यही होता है ना। जब नाइट्रीकरण करवाया जाता है, सल्फोनीकरण में तो SO2 जुड़ता है, इसमें क्या होगा आपके पास बेंजीन है, मान लो ये। मैं इसकी मैकेनिज्म में नहीं जा रही, बस आपको बता रही हूँ। देखो H है, HNO3 प्लस H2SO4 की रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या होगा? OH NO2 और एक कहाँ ऐड होगा आपके? सबको पता है ये OH NO2, ये होगा। ये रिएक्शन होती है एसिड बेस की। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि HNO3 भी एसिड है, H2SO4 भी एसिड है, दोनों एसिड ही है। अलग इनकी प्रकृति देखी जाए तो दोनों एसिड की तरह ही बिहेव करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है आपके, है ना। कैसे? आपके जो ये HNO3 है किसकी तरह बिहेव करता है? एक बेस की तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। और जो कि H2SO4 किसकी तरह बिहेव करता है? एक एसिड की तरह बिहेव करता है। तो है तो दोनों एसिड ही। अगर इनको मैं इसको अलग से आपको पूछूंगी H2SO4 क्या, आप बोलोगे एसिड, मैं बोलूंगी HNO3 क्या, आप बोलोगे एसिड। लेकिन जब ये रिएक्शन करवाएगी नाइट्रीकरण तो ये तो बेस की तरह बिहेव करने लग गया और ये एसिड की तरह बिहेव करने लग गया। यानी कि इसने तो क्या किया? प्रोटॉन्स डोनेट किए और इसने क्या किया? एक्सेप्ट किए। ये हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर तो इसने एक्सेप्ट किया और इसने क्या किए? डोनेट किए। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि आपके ये कौन से हो गए? डिफरेंशिएट सॉल्वेंट हो गए। डिफरेंशिएट सॉल्वेंट हो गए मतलब कि ये दोनों एक ही रिएक्शन में अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये बेस की तरह और ये एसिड की तरह। जबकि लेवलिंग इफेक्ट में क्या हो रहा था आपके? समतलीय इफेक्ट में अगर किसी एसिड की रिएक्शन बेस से करवाई जाती है, अगर सभी एसिड्स को समान एसिड ही होते हैं किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में, है ना। तो अपन ने ये नाइट्रीकरण की रिएक्शन देखकर पता लगा लिया है कि ये क्या कर रहे हैं? दोनों डिफरेंट व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि इनका व्यवहार क्या है? आपके अलग अलग है। तो इन अलग अलग व्यवहार की वजह से इनमें क्या हो रहा है आपके कि ये कौन से सॉल्वेंट की तरह बिहेव करने लगे? डिफरेंशिएट सॉल्वेंट की तरह बिहेव करते हैं। इन्हें कहा जाता है डिफरेंशिएट सॉल्वेंट। HNO3 बेस की तरह और जबकि H2SO4 आपके एसिड की तरह बिहेव करने लग गया। तो ये हो गया आपके। देखो ये आपके एग्जाम में ज़्यादा ही पूछा जाता है कि विभेदी विलायक या समतलीय विलायक क्या होता है, तो आप देख लेना, मैंने बता दिया आपको। ओके, अब अपना नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन लक्स फ्लड थ्योरी, है ना। ये आपका कंप्लीट हो गया है कि किस तरीके से अपन विलायक्स को 4 प्रकार में बांटा। 4 प्रकार के बांटने के बाद में लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है। इन्हें देखो सॉल्वेंट की जगह अपन सॉल्वेंट ना लिखकर अपन ये भी लिख सकते हैं, इफेक्ट भी। ओके, सो डिफरेंशिएट इफेक्ट भी बोल सकते हैं और लेवलिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ये 2 तरीके के इफेक्ट है जो आपको आनी चाहिए। एग्जाम में पूछ भी जाते हैं कि होते क्या है। लेवलिंग मतलब कि कोई भी एसिड होगा वो एसिड की तरह ही बिहेव करेगा, किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। और डिफरेंशिएट इफेक्ट क्या होता है? जो होते दोनों एसिड ही हैं लेकिन वो अलग अलग व्यवहार करते हैं, यानी कि एक या तो एसिड की तरह करेगा या बेस की तरह करेगा। तो इस कंडीशन में अपन बोलते हैं कि वो क्या हो गया? आपके डिफरेंशिएट इफेक्ट कहा जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, कंप्लीट हो गया आपका ये। अब एक केवल कॉन्सेप्ट बचा है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और कुछ इसकी स्ट्रेंथ यानी कुछ ऑर्डर्स देखेंगे। उन ऑर्डर्स को अपन ज्ञात करेंगे किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, और कुछ अपन देखेंगे कि स्ट्रेंथ, बेसिसिटी स्ट्रेंथ क्या होती है, एसिडिटी स्ट्रेंथ क्या होती है। आपसे कई बार एग्जाम इसमें पूछे जाते हैं, चाहे थियोरेटिकल एग्जाम हो चाहे कंपटीशन एग्जाम, उन सब में क्या पूछा जाता है? स्ट्रेंथ पूछी जाती है कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा
बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, और पूछा जाता है इनका ऑर्डर, है ना, बेसिसिटी ऑर्डर या एसिडिटी ऑर्डर पूछा जाता है, तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।